नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे, जो कि आज आपके होने वाले हैं। बायोलॉजी के एक चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस यानी जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर में जनरली आपको पढ़ने के क्या है कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बहुत छोटे जीव हैं, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है। और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उसमें रिप्रोडक्शन यानी जनन कैसे होता है, उसमें कैसे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इंसानों में किस तरीके से जनन होते हैं यानी रिप्रोडक्शन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, उनमें आखिर कैसे रिप्रोडक्शन होता है यानी जनन होता है। तो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ते हुए सबसे पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आखिर जनन की ज़रूरत क्यों पड़ी, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए भी पड़ सकती है क्योंकि मान लीजिए कि एक जीव है जो कि इस धरती पर रह रहा है, इस दुनिया में रह रहा है। अगर इसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती तो क्या होता, ये लिमिटेड टाइम तक ज़िंदा रहता, उसके बाद फिर क्या होता, मर जाता। तो देखिए, ये क्या होता है, इस टाइप के जीव को इस धरती पर रहने के लिए क्या करना होगा, कंसिस्टेंटली इसको जीवित रहने के लिए, इस तरह के प्रजाति को जीवित रहने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होगी। तो देखिए, रिप्रोडक्शन में जनरली होता क्या है, द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स to next generation in the form of DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। तो देखिए, जो जनन होते हैं, जनरली जो रिप्रोडक्शन होते हैं, उसमें होता क्या है कि जो हमारी कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी जो भी जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं, वो डीएनए के फॉर्म में भी हो सकते हैं और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी किसी जीव में आरएनए के भी फॉर्म में होते हैं। तो देखिए, हमारे या फिर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं, उसका एक जनक से संतति पीढ़ी में उसके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना ही क्या है, जनन का एक उद्देश्य है। और इस वजह से, जनन की वजह से भी एक तरह के प्रजाति जो हैं वो क्या होते हैं, इस धरती पर जीवित रहते हैं। देखिए, आपके यहाँ पे क्या है कि जो आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी जेनेटिक मटेरियल्स कहाँ पे रहते हैं। देखिए, ये आपका एक सेल है और इस सेल के अंदर में क्या है, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स हैं और इस क्रोमोसोम्स में क्या है, यहाँ पे देखिए डीएनए का क्या है, यहाँ पे क्या है, डीएनए का चेन है। और इस डीएनए के स्पेसिफिक जो प्लेस हैं या स्पेसिफिक जो डिस्टेंस है, यानी बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि जो आपके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो कि कहाँ होते हैं, एक कोशिका के केंद्रक में होते हैं और ये जनरली क्रोमोसोम के अंदर में होते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल्स, चाहे डीएनए हो या फिर आरएनए हो, ये क्या होते हैं, एक जनक पीढ़ी से, एक जनक से क्या होते हैं, संतति में कैसे होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और ये किसके द्वारा होते हैं, ये रिप्रोडक्शन के द्वारा होते हैं। बिना रिप्रोडक्शन के ये संभव नहीं था। तो देखिए, यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो आपका होता है, ये 2 टाइप का होता है, एक सेक्सुअल होता है और एक एसेक्सुअल होता है। लेकिन इसको छोड़कर भी आपके जो कुछ सिंगल जीव हैं यहाँ पे, जो देखिए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो एकल जीव हैं, उनमें भी प्रजनन की अलग अलग विधियाँ होती हैं। तो यहाँ पे कुछ विधि आपका दिया गया है, कुछ यहाँ पे मोड्स दिए गए हैं प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन के, कि आखिर कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं कुछ जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो देखिए, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है या फिर
फिजन होता है, लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहली बात कि यूनिसेल्युलर क्या है, मतलब एकल कोशिक जीव क्या है। देखिए हम लोग जैसे इंसान हैं तो हम लोग बहुत सारे सेल से बने हैं, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स भी हैं। लेकिन मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक सेल है और ये सेल ही एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें सेल डिवीज़न होता है और इस सेल डिवीज़न के थ्रू क्या करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि एक सेल है, इसमें सेल के सिवा और इसमें कुछ भी नहीं है, ना कोई ऑर्गन है ना कुछ है, तो ये कैसे आखिर रिप्रोड्यूस करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये सेल डिवीज़न करते हैं। बीचों बीच क्या करते हैं, बीचों बीच मतलब क्या, दो भागों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसको जनरली हम लोग फिजन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस में होता है, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन होते हैं ये आपके होते हैं जीवाणु तथा प्रोटोजोआ में। देखिए जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः क्या होते हैं, दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। तो देखिए अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि जो जीवाणु होते हैं यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वे किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेल डिवीज़न अगर आपको ऑप्शन में रहे तो। और नहीं तो फिर आप वहाँ पे अगर आपके ऑप्शन में विखंडन यानी फिजन रहेगा तो भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि प्रोटोजोआ किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं तो भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेल डिवीज़न या फिर फिजन, जो भी आपके ऑप्शन में रहे। तो देखिए यहाँ पे सेल डिवीज़न हो रहा है, ये एक सेल क्या होते हैं, दो बराबर इक्वल हाफ्स में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और ये आपका एक बैक्टीरिया है, रॉड से बैक्टीरिया है और यहाँ पे ये आपका एक प्रोटोजोआ है। और देखिए यहाँ पे कि अमीबा जो है, देखिए अमीबा जैसे जो जीव होते हैं इसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन के थ्रू इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न के थ्रू इसमें क्या होता है, जनन होता है। और ये किसी भी तल पर होता है, मतलब निश्चित नहीं है कि ये जो अमीबा है ये जब इसमें सेल डिवीज़न होगा, जब इसमें जनन होगा, जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो सिर्फ यहीं से ये क्या होगा, डिवाइड होगा। इस तरीके से कुछ यहाँ पे निश्चित नहीं है। ये यहाँ से भी डिवाइड हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, कोई निश्चित तल नहीं है इसका। देखिए अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, मतलब किसी भी प्लेन, किसी भी तल से इसमें क्या हो सकता है, अमीबा में क्या हो सकता है, कोशिका विभाजन हो सकता है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि अमीबा जो है वो किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सेल डिवीज़न या फिर क्या बोल सकते हैं आप, फिजन। तो ये दो आपके आंसर होने चाहिए। और फिर क्या होता है, देखिए अमीबा जिस तरीके से किसी भी तल से क्या होता है, सेल डिवीज़न कर लेता है, तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो जिसका एक निश्चित तल होता है। देखिए कालाजार के जो रोगाणु होते हैं, लेशमेनिया, ये जनरली कालाजार के क्या हैं, ये रोगाणु हैं यानी कालाजार किससे होता है, लेशमेनिया से होता है। तो देखिए लेशमेनिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। देखिए ये आपको दिख रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम बोलते हैं। तो ये जो संरचना है आपकी, देखिए ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। इन लेशमेनिया विच काउसेज कालाजार which have a weave-like structure at the end of the cell. In such organisms, binary fission occur in a definite orientation in relation to these structures. तो देखिए आपके जो जो लेशमेनिया होते हैं, लेशमेनिया में क्या होता है, इसके जो आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको
जो ये वी टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये क्या होता है, बीचों बीच से क्या होते हैं, एक निश्चित तल रहता है इसका, कि इसमें अगर सेल डिवीज़न होगा तो इस तरीके से बीचों बीच ये क्या होगा, यहाँ पे सेल इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा। ये इस तरीके से बीच में यहाँ पे नहीं कट जाएगा और सेल डिवीज़न हो जाएगा, फिर दो दो ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे, इस तरीके से नहीं होंगे। इसमें एक निश्चित डिफिनिट तल है, डिफिनिट प्लेन है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि कालाजार किससे होता है, तो आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन में लिस्मेनिया रहेगा तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि लिस्मेनिया जो होता है ये कैसे सेल डिवीज़न करता है, क्या इसका निश्चित कोई प्लेन होता है, तो हाँ, इसका निश्चित प्लेन होता है। इसमें जो द्विखंडन होता है यानी बाइनरी फिजन होता है। तो देखिए, आपके लेसमेनिया में क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है, और ये बाइनरी फिजन क्या होता है, एक निश्चित एक डिफिनिट तल से होता है, एक डिफिनिट ओरिएंटेशन से होता है। तो अमीबा में क्या हो रहा था, किसी भी तल से हो रहा था, लेकिन जो आपके लेसमेनिया है उसमें एक डिफिनिट तल से होता है। तो देखिए, यहाँ पे आपके जो मलेरिया के परजीवी होते हैं यानी जो प्लाज्मोडियम होते हैं, वे किस तरीके से यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए, द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स सिमुलेटनेसली बाय मल्टीपल फिजन। तो देखिए, जो मलेरिया का जो पैरासाइट है यानी जो परजीवी है मलेरिया का, जो कि क्या है, प्लाज्मोडियम है, और इस प्लाज्मोडियम में क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे होता है आपका बहुखंडन, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मल्टीपल फिजन। देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपके जो अमीबा है, ये जब डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, एक बार जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो एक क्या बनेगा, एक अमीबा इधर बना और एक इधर आपका बन गया अमीबा, तो दो अमीबा बनेगा, ठीक है। और जब आपका ये जो लेसमेनिया है, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या करेगा, दो लेसमेनिया बना देगा, ठीक है, दो लेसमेनिया यहाँ पे बना देगा। और जब आपका ये मलेरिया का जो आपका पैरासाइट है यानी जो प्लाज्मोडियम है, जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो क्या होगा, ये बहुत सारे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे संतति इसके जो डॉटर सेल्स हैं, तो बहुत सारे ये क्या करते हैं, मल्टीपल इसमें फिजन्स होते हैं, और बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, इसमें संतति पैदा होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन का जो मेथड है, प्रोसेस है, वो क्या है, मल्टीपल फिजन, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बहुखंडन। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि मलेरिया का पैरासाइट कौन है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं प्लाज्मोडियम। और अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि प्लाज्मोडियम किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, तो आपको क्या यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ऑप्शन में मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जो अमीबा थे आपके, यहाँ पे दो सेल बन रहे थे, और ये किसी भी तल से हो रहे थे, लेकिन जो आपके लेसमेनिया है, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक निश्चित डिफिनिट ओरिएंटेशन से आपके दो सेल बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो आपका मलेरिया का परजीवी है जो प्लाज्मोडियम, इसमें जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, बहुत सारे डॉटर सेल क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, इसमें पैदा होते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस होते हैं, और इसका प्रोसेस क्या है, मल्टीपल फिशन यानी बहुखंडन। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे है, देखिए, ईस्ट जो है, ईस्ट कैन पुट आउट स्मॉल बर्ड्स दैट सेपरेट एंड ग्रो फर्दर। तो देखिए, ईस्ट जो है, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में आपका देखिए, जो यहाँ पे एक मदर सेल है, ये मदर सेल क्या होता है, डॉटर जब सेल में डॉटर बर्ड्स बनाता है तो क्या करता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, ये एक उभार बनाता है, और वो उभार क्या होता है, फिर बाद में इस जो मदर सेल है, इस मदर सेल से क्या होता है, अलग हो जाता है, और यहाँ पे डॉटर बर्ड्स बना देता है। तो सिंपली आपको अगर बोलेगा
कि जो ईस्ट है ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, मुकुलन विधि से करता है, यानी बडिंग मेथड से करता है। अब उसके बाद देखिए आपका एक दूसरा यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये दूसरे टाइप का है, ये है आपका फ्रेगमेंटेशन। इससे पहले हम लोग क्या देखें, यहाँ पे जो हम लोग देखें, ये हम लोग देखें फिजन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, फिजन को सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था, सेल डिवीजन हो रहा था। सिर्फ यहाँ पे आपके प्लाज्मोडियम में क्या हो रहे थे, मल्टीपल सेल्स, डॉटर सेल्स बन रहे थे। बाकी आपके अमीबा और जो आपके लेशमेनिया है इसमें क्या हो रहे थे, इसमें आपके दो डॉटर सेल बन रहे थे एक बार रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप। लेकिन यहाँ पे देखिए एक दूसरा प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, जिसको हम लोग खंडन बोलते हैं हिंदी में, और जिसको इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो आखिर ये है क्या, ये प्रोसेस है क्या? देखिए स्पाइरोगैरा जो होते हैं, स्पाइरोगैरा सामान्यतः कैसे यहाँ पे जनन करते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। देखिए स्पाइरोगैरा सिंपली ब्रेक्स अप into smaller pieces upon maturation. These pieces or fragments grow into new individuals. तो देखिए स्पाइरोगैरा जो होते हैं ये क्या करते हैं, सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यह टुकड़े क्या होते हैं, या फिर जो खंड होते हैं ये क्या होते हैं, बाद में वृद्धि कर नए जीव यानी वैष्टि में विकसित हो जाते हैं। तो देखिए कोई भी अगर यहाँ पे स्पाइरोगायरा एक है, तो इसके मैचुरेशन के बाद यानी जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा उसके बाद फिर इसमें क्या होगा, इसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू क्या होगा, ये बहुत सारे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और फिर जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, एक नए जीव में विकसित हो जाएंगे। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि स्पाइरोगायरा जो होते हैं ये किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो आपको क्या कहना है यहाँ पे, खंडन विधि द्वारा स्पाइरोगायरा क्या करते हैं, जनन करते हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन मेथड के थ्रू। देखिए नेक्स्ट आपका एक जो रिप्रोडक्शन मेथड है यहाँ पे, ये है आपका पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन, यानी जिसको हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं। देखिए रीजनरेशन में जनरली होता क्या है कि अगर आप किसी एक जीव को क्या कीजिएगा, टुकड़े टुकड़े में यहाँ पे अगर अगर आप काट देते हैं तो फिर भी क्या होगा, वो एक नया जीव बन जाएगा। और ये दो चीज़ें आपके होते हैं, एक हाइड्रा में और दूसरा हो गया फिर प्लेनेरिया। तो इस तरह के जो जीव होते हैं इसमें कुछ एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है, देखिए मैनी फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल organisms from their body parts. That is, if the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individuals. देखिए पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाती है तो क्या होगा इसमें, अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। देखिए सिंपली क्या होता है कि कुछ जो जीव होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल जो आपके हाइड्रा हैं और जो आपके प्लेनेरिया हैं, इसको अगर आप काट दीजिएगा तो क्या होगा, फिर से ये क्या करेगा, अपना एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि एक प्लेनेरिया को अगर यहाँ से काट दिया फिर आपको बीच से, फिर तो क्या होता है, देखिए तीन टुकड़ों में बट गया। तो ये जो आपका इसका हेड वाला पोर्शन है, ये बीच वाला पोर्शन है, ये टेल वाला पोर्शन है, तो यहाँ क्या करता है, ये एक क्या करता है, न्यू प्लेनेरिया बना लेता है। देखिए तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन का मेथड होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका रीजनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन। सोचिए अगर इंसानों में इस तरीके का एबिलिटी होता तो क्या होता। इसके बाद यहाँ पे आपके
जो नेक्स्ट आपका मेथड है रिप्रोडक्शन का, ये क्या है आपका? ये है आपका मुकुलन, जिसको हम लोग थोड़ा सा देख चुके हैं। हाइड्रा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो बडिंग आपका होता है, ये आपका हाइड्रा में होता है। इसमें थोड़ा सा इसमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। मतलब अगर आप हाइड्रा को काट दीजिएगा तो क्या होगा, ये फिर एक जो इसका जो आप पार्ट काट दिए हैं वो फिर से विकसित हो जाएगा। तो देखिए, हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बना जाता है। देखिए, इन हाइड्रा ए बड डेवलप्स एज an outgrowth due to repeated cell division at one specific site. These birds develop into teeny individuals and, when fully mature, detach from the parent body and become a new independent individual. तो देखिए, आपके जो हाइड्रा होती हैं, इसमें क्या होता है, इसके जो सेल्स होते हैं यहाँ पे पुनर्जनन की क्षमता होती है। हाइड्रा में भी पुनर्जनन की क्षमता होती है। देखिए, हाइड्रा में होता क्या है, जो पुनर्जनन की जो क्षमता होती है जिस कोशिका में जो कोशिका में, वहाँ पे क्या होता है, रिपीटेड सेल डिवीज़न होगा। ठीक है, रिपीटेड सेल डिवीज़न होने से क्या होता है, उसमें थोड़ा सा उभार बन जाता है। और यही उभार फिर क्या होता है, वृद्धि करता हुआ क्या बनाता है, एक छोटा सा जीव बनाता है। मतलब छोटा सा हाइड्रा बनाता है। और ये हाइड्रा जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता है, ये तब तक इसके पेरेंट बॉडी से क्या रहेगा, अटैच रहेगा। फिर उसके बाद मैच्योर होने के बाद, यानी पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद, ये फिर डिटैच हो जाएगा इसके पेरेंट बॉडी से। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि हाइड्रा में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो आपको क्या कहना है? तो आपको बोलना है, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है मुकुलन यानी बडिंग। तो हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किस विधि द्वारा होता है? बडिंग मेथड से होता है। अब देखिए, कायिक प्रवर्धन, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। देखिए, ये क्या होते हैं? There are many plants in which parts like the root, stem and leaves develop into new plants under appropriate conditions. देखिए, ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग, जैसे आपके जड़ हो गए, तना हो गया, तथा जो पत्तियां हो गई, इसमें क्या होता है, उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। देखिए, उसके बाद आपके जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं, ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं? ये आपके यूज़ किए जाते हैं लेयरिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं बर्तन। उसके बाद ग्राफ्टिंग में, जिसको बोलते हैं आपका कलम बोलते हैं हम लोग, जैसे कलम करते हैं किसी भी पेड़ पौधा का। तो ये आपका कलम जैसे आप करते हैं, मान लीजिए आप गुलाब को अगर आप लगा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि गुलाब में तो बीज होते नहीं हैं, इसके एबिलिटी हो चुके हैं उससे एक नया पौधा डेवलप होने का। तो आप क्या करते हैं, उसको, उसके कुछ जो डाल होते हैं, जो डाली होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उसको आप क्या करते हैं, कलम करके फिर से क्या करते हैं, एक नया गुलाब का पौधा बना लेते हैं। ठीक उसी तरीके से देखिए, गन्ना में भी है, गन्ना का भी में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम लोग करते हैं। और उसके थ्रू क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका बर्तन हो गया, या फिर कलम हो गया, या फिर रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीक क्या करते हैं, कृषि में उपयोग किया जाता है। और इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, प्रमुख रूप से गन्ना, गुलाब और अंगूर। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए कि कुछ ऐसे जो यहाँ पे जो जैसे केले हैं और संतरा है, जो गुलाब है,
चमेली है, इस तरीके के जो पौधे हैं इसमें जो आपके बीज उत्पन्न करने की क्षमता है ये लोग खो चुके हैं, ठीक है। तो ये करते क्या है, ये जनरली क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं। कायिक प्रवर्धन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यू एक प्लांट उगाते हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि हम लोग जो गन्ना हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं कृषि में यानी जो गन्ना का अगर खेती किया जाए तो उसमें गन्ना को किस विधि द्वारा इसमें क्या करते हैं हम लोग नए एक पौधे में विकसित करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और एक चीज़ इसमें क्या है, देखिए आप ब्रायोफिल्म की पत्ती को जानते हैं, बचपन में आप खेलते होंगे, आप इसे तोड़कर अपने किताब के बीच में रखते होंगे और फिर 2-3 दिन बाद आप देखते होंगे कि इसमें से क्या हो रहा है, एक नई छोटी छोटी कलियां निकल रही हैं और वो फिर एक नया पत्ती बन रहा है। तो आप जानते हैं, देखिए ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है, इसकी जो कोर होती है, इसमें कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे में विकसित हो जाती है। बर्ड्स प्रोड्यूस्ड in the notches along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plants। तो देखिए आप को अगर एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि जो ब्रायोफिल्म है, ब्रायोफिल्म में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी वेजिटेटिव प्रोपागेशन आप बोलेंगे, ब्रायोफिल्म में होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपका जो ऊतक संवर्धन तकनीक है ये क्या है। देखिए इसमें क्या होता है, जो पौधे का जो शीर्ष जो ग्रोइंग पार्ट है, ग्रोइंग टिप है एक प्लांट का, उससे क्या होता है, उसकी कुछ कोशिकाओं को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और उस कोशिका को क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशन के साथ इसको क्या करते हैं, इसका संवर्धन करते हैं और एक नए पौधे में विकसित करते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग ऊतक संवर्धन। उसके बाद अगर हम लोग के दूसरे एक मेथड नेक्स्ट मेथड की बात करें जो आपके रिप्रोडक्शन के हैं, तो ये आपके हैं बीजाणु समासंग यानी स्पोर फॉर्मेशन। देखिए स्पोर फॉर्मेशन आपका क्या है, किस में होता है, तो ये आपका होता है राइजोपस में। राइजोपस क्या चीज़ है, देखिए जब आप ब्रेड को अगर आप कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही अगर आप छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होगा, छोटा छोटा आपको धागे जैसी संरचना दिखाई देगी। तो ये जो आपके ब्रेड में धागे जैसी संरचना आपको दिखाई देती है, ये होता है आपका ब्रेड मोल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं राइजोपस। और इसके हाइफी जो होते हैं ये लंबे लंबे होते हैं, इसलिए आपको धागे जैसी संरचना दिखाई देती है। तो देखिए हाइफे जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होते हैं। देखिए द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर्टिनी बल्ब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्व तंतु जो होते हैं, ये सूक्ष्म गुच्छ गोले जैसी इसमें क्या होती है, संरचना होती है, जो कि जनन का पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो जनन में भाग लेती है। देखिए सूक्ष्म गोल जैसी जो गुच्छ संरचना होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजाणुधानी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्पोरेंजिया। यानी आपके स्पोर फॉर्मेशन में जो कि राइजोपस में होता है, और राइजोपस में अगर आपको पूछा जाए कि इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कौन सा है, तो आप बोलेंगे स्पोरेंजिया। या फिर आपको ये भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि स्पोरेंजिया क्या है, तो स्पोरेंजिया आपके राइजोपस का क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो देखिए इसमें बीजाणुधानी में स्पोरेंजिया में क्या होते हैं, इसमें स्पोर होते हैं, इसमें छोटे छोटे सेल होते हैं, स्पोर होते हैं, विच प्ले ए रोल इन रिप्रोडक्शन। और यही फिर स्पोर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस होकर नया फिर राइजोपस बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको देखते हैं, देखिए ये जैसे आपका राइजोपस है, इसमें यहाँ पे ये आपके कुछ ये आपके राइजोइड्स होते हैं, ये आपका हाइफी है जो धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पे देखिए आपका
ये है आपका स्पोरेंचियम, जो आपके गोल जैसी गुच्छ जैसी आपको संरचना दिख रही है, ये आपका स्पोरेंचियम है। और इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में होता है छोटा छोटा आपका स्पोर। और यही स्पोर क्या करता है, फिर से एक नया जीव बनाता है। यानी जो इसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, इसमें इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, इस वीडियो में हम लोग देखें कि आखिर जो आपका जनन होता है ये क्यों ज़रूरी है और इसमें क्या होता है। जनन में आपके जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसका ट्रांसफ़र होता है एक जनक से किसमें, संतति पीढ़ी में। फिर आपके जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, आखिर सिंगल ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो ये भी हम लोग देखिए। फिजन, और फिजन जो कि आपके किस में होते हैं, ये आपके बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में होते हैं। अमीबा में जो फिजन होता है, बाइनरी फिजन होता है, ये किसी भी तल से होता है। और जो कालाजार का जो यहाँ पे रोगाणु है, लिस्मेनिया, लिस्मेनिया में एक डिफिनिट ओरिएंटेशन में यहाँ पे क्या होता है, आपका सेल डिवीजन होता है, बाइनरी फिजन होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके मलेरिया का पैरासाइट है, जो कि प्लाज्मोडियम है, इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल फिजन होता है। यानी एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बहुत सारे यहाँ पे डॉटर सेल्स को एक साथ क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि ईस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि खंडन, जो आपका एक नया रिप्रोडक्शन का जो फिर से मेथड है, दूसरा मेथड है, ये रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन जिसको हम लोग खंडन कहते हैं, ये किस में होता है, ये स्पाइरोगायरा में होता है। उसके बाद फिर हम लोग रीजनरेशन को देखें, पुनरुद्भवन को देखें। और ये आपका पुनरुद्भवन किस में होता है, तो ये आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है। देखिए ये आपका इस तरीके से देखिए, अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी प्लेनेरिया को काट दीजिएगा, फिर ये नया जीव बन जाएगा, तो ये क्या प्लेनेरिया कभी मर सकता है? आप ज़रा सोचिएगा इसको। तो उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ पे देखिए मुकुलन जो है, मुकुलन हम लोग देखें किस में होता है, ये होता है हाइड्रा में। और फिर कायिक प्रवर्धन जिसको हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल फूल का जो आपका पौधा है गुलाब, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कलम करते हैं। और कलम करने के जो मेथड है, ये क्या है, कलम करने का जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और ये किसमें हम लोग करते हैं, खेती करने में। जैसे गुलाब की जहाँ पे खेती होती है, तो ये वेजिटेटिव जो प्रोपागेशन होते हैं, जो आपके कलम जो विधि है, जो ग्राफ्टिंग टेक्निक है, जो लेयरिंग टेक्निक है, ये यूज़ किया जाता है गन्ना, फिर गुलाब और अंगूर में भी। और उसके बाद फिर देखिए केला, संतरा, गुलाब, चमेली में भी इसका यूज़ होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। और अगर आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ब्रायोफिल्म की जो पत्ती होती है, इसमें किस तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन होते हैं। फिर अगर आपके एग्जाम में ऊतक संवर्धन पूछा जाए कि ऊतक संवर्धन क्या है, तो इसमें एक कोशिका को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसके जो ग्रोइंग जो टिप पार्ट होते हैं किसी प्लांट के, और फिर उसको एक नए नए पौधे में क्या होता है, इसको ग्रो किया जाता है एक निश्चित कंडीशन में, एक डिफिनिट कंडीशन में, सूटेबल कंडीशन में। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, ऊतक संवर्धन बोलते हैं। उसके बाद देखिए बीजाणु समासंग यानी स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, तो ये राइजोपस में होता है। और अगर आपको पूछा जाए कि स्पोरेंजिया यानी जो बीजाणुधानी होते हैं, ये क्या होते हैं, तो ये राइजोपस के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और बीजाणुधानी में क्या होते हैं, स्पोर होते हैं छोटे छोटे। और ये स्पोर फिर क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लैंगिक प्रजनन का क्या महत्व है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने जितने भी देखे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, मतलब अलैंगिक प्रजनन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे आखिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया, यानी लैंगिक प्रजनन आया, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये क्यों आना पड़ा इसको। देखिए पीढ़ी में विविधता लाता है, वेरिएशन करता है जनरेशन में।
लैंगिक प्रजनन दो अलग अलग जीवों के डीएनए के संयोजन के माध्यम से भिन्नता लाता है। आप जानते हैं कि जो अलैंगिक प्रजनन होते हैं उसमें एक ही जीव होते हैं और एक ही जीव के जो डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनका क्या होता है, कॉपी होकर किस में जाता है, फिलियल में जाता है, उसके जो संतति होती हैं उसमें जाते हैं। लेकिन लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, दो अलग अलग जीव इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसलिए यहाँ पे दो अलग अलग जीवों के जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जिससे क्या होते हैं, भिन्नता आती है। जो कि जो होने वाले जो संतति होते हैं यानी बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से बिल्कुल क्या होते हैं, थोड़े बहुत क्या होते हैं, अलग होते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे तो नहीं होते हैं लैंगिक प्रजनन में। उसके बाद देखिए लैंगिक प्रजनन का फिर क्या महत्व है। प्रजनन के दौरान डीएनए प्रतिलिपि बनाने में त्रुटियां जनसंख्या विविधता में योगदान करती है। देखिए जो भी डीएनए का मतलब प्रतिलिपि बनता है, यहाँ पे कॉपी जब बनता है डीएनए का, जब इनहेरिटेंस के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है जेनेटिक मटेरियल्स को, तो यहाँ पे जब कॉपी होती है तो उसमें कुछ अगर एरर आ जाता है तो वो क्या करता है, किसी भी जनसंख्या में किसी भी पॉपुलेशन में क्या करता है, डाइवर्सिटी लाता है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि उत्तरजीविता के लिए लाभ। लैंगिक प्रजनन आखिर सर्वाइवल के लिए कैसे एडवांटेज है। तो देखिए लैंगिक प्रजनन में होता क्या है कि मान लीजिए एक कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और ये रिप्रोड्यूस करता है, मान लीजिए बाइनरी फिजन से दो ऑर्गेनिजम्स बना देता है, तो ये आपका हो गया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम टू सेम ये अपने पेरेंट्स जैसे होगा और अगर इसके इन्वायरमेंट में, इस संतति के इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये कंडीशनड है इस इन्वायरमेंट के लिए। तो इसमें क्या है कि जो आपके लैंगिक प्रजनन होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, लैंगिक प्रजनन में किसी भी जनसंख्या के भीतर प्रजातियों के अस्तित्व के लिए क्या होती हैं, विविधताएं फायदेमंद होती हैं। आप जानते हैं लैंगिक प्रजनन में दो अलग अलग जीव क्या करते हैं, यहाँ पे कंबाइन करते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल्स और एक क्या बनाते हैं, एक फिलियल बनाते हैं, एक संतति बनाते हैं। तो ये जो संतति होते हैं इनमें जो भी चेंजेस आते हैं ये क्या होते हैं, उनके अस्तित्व के लिए ये फायदेमंद होते हैं। अब बात करते हैं अलैंगिक प्रजनन की सीमाएं। आखिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें परिवर्तन जो होता है ये क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए अलैंगिक प्रजनन डीएनए प्रतिलिपि तंत्र के माध्यम से धीरे धीरे विभिन्न विविधताएं उत्पन्न करता है। देखिए जो यहाँ पे आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरेट्स वेरिएशन स्लोली थ्रू डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए का कॉपी होता है, चूँकि वो एक ही पेरेंट्स का होता है, एक ही पेरेंट का होता है, इसलिए यहाँ पे जो आपके परिवर्तन होते हैं ये बहुत स्लो होते हैं। और कभी कभी क्या होते हैं कि अगर इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो वो जीव सर्वाइव नहीं कर पाता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके जैसे वेरिएशंस आने की बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो इसमें ना के बराबर या फिर अगर होते भी हैं इन फ्यूचर कभी भी तो बहुत स्लोली होते हैं, बहुत धीरे धीरे होते हैं। लेकिन आपके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें विभिन्नताएं आप देख सकते हैं। दो पेरेंट्स जो रहते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वे अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट मतलब ऐसा नहीं कि इंसान नहीं रहते हैं, इंसान ही रहते हैं, लेकिन उसके कुछ लक्षण जो होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा अलग होते हैं। और उसके बाद देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फिर लिमिटेशन क्या है कि डीएनए एक्यूरेसी लिमिट्स द स्पीड ऑफ क्रिएटिंग न्यू वेरिएशन। डीएनए का जो एक्यूरेसी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉपी का, ये बहुत 100% है। मतलब अगर आप बोलिए तो जो आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं ये जब बाइनरी फिजन करके डबल सेल बना रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे जो डीएनए का कॉपी हो रहा है ये सेम टू सेम होता है, एकदम एग्जैक्टली सेम होता है। तो यहाँ पे आपको जो सेम हो जाते हैं डीएनए का कॉपिंग, तो यहाँ पे आपको नए जो वेरिएशन हैं ये बहुत कम होते हैं। ये आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम देखने को मिलेंगे। चलिए उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, तो वे क्या हैं। देखिए यहाँ पे जब आपके कोशिका विभाजन होंगे तो जेनेटिक मटेरियल्स जो मिटोसिस होते हैं उसमें क्या होते हैं,
उसमें समान रूप से क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। लेकिन जो आपके मियोसिस है, इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन में क्या होते हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। तो जो प्रजनन अंग हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होते हैं मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। तो प्रजनन अंगों में कोशिकाओं की विशिष्ट वंशावली अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिसके परिणाम स्वरूप आधे गुणसूत्र और डीएनए वाली कोशिकाएं बनती हैं। तो ये इनका क्या हो गया, जो डिफ़िकल्टीज थी कि यहाँ पे आपके फुल सेट ऑफ जो डीएनए हैं और जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो फिलियल में, वो गैमेट्स में पहुँचेगी। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसको इस डिफ़िकल्टी से, इस परेशानी से इसको दूर किया गया है, किससे, मियोसिस से, यानी अर्धसूत्री विभाजन से। तो यहाँ पे देखिए, अर्धसूत्री विभाजन नई पीढ़ी में गुणसूत्र संख्या और डीएनए सामग्री पुनः स्थापित सुनिश्चित करता है। अर्धसूत्री विभाजन से फिर यहाँ पे जो आपके गैमेट्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आपके कितने हैं, जैसे इंसानों में कितने हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं। तो यानी कितना हो गए, 46 हो गए, टोटल 46 हो गए। तो ये आपके आएंगे, इसमें आपके आएंगे 23 और फिर इसमें आपके आएंगे 23। तो ठीक उसी तरीके से जो फीमेल के भी रहेंगे, उसमें भी एक में रहेगा 23 और इसमें और एक में रहेगा 23। तो ये दोनों कंबाइन करके क्या करते हैं, 46 क्रोमोसोम्स बनाते हैं किसी भी सेल में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरीके से जो आपके मियोसिस होते हैं यानी अर्धसूत्री विभाजन होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको यहाँ पे जो अर्धसूत्री विभाजन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ये आपके प्रजनन अंग की जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ पे होती हैं। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे जनन कोशिकाओं में ऊर्जा भंडार। तो देखिए एनर्जी जो स्टोर रहता है आपके जर्म सेल्स में, ये क्या है कि जनन कोशिकाएं आकार और कार्य में क्या होती हैं, भिन्न होती हैं। जर्म सेल डिफर इन साइज एंड फंक्शन। बड़ी जनन कोशिकाओं में क्या होता है, खाद्य भंडार होता है। देखिए कुछ जो जनन कोशिकाएं होती हैं ये बड़ी होती है काफ़ी, तो इनमें क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है। लेकिन कुछ जो आपके जनन कोशिकाएं होती हैं ये छोटी होती है। जो छोटी होती हैं वो क्या होती हैं, वो गतिशील ज़्यादा होती हैं, उसमें गतिशीलता ज़्यादा होती है। तो ये इस तरीके से भी है। देखिए ये हमारे जो इंसान के स्पर्म है उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है। आगे में आपको एक्रोसोम दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे, ये आपका मिडिल पीस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये क्या होते हैं, कोशिका के लिए, किसी भी सेल के लिए क्या होते हैं, ऊर्जा का घर होते हैं। तो ये यहाँ से एनर्जी सप्लाई करता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि जो नर और मादा युग्मक होते हैं यानी जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, उसके बीच में जो डिस्टिंक्शन होते हैं, ये देखिए ये आपका स्पर्म है और ये आपका ओवम है। तो इसके बीच जो अंतर है, ये क्या अंतर है, ये ऊर्जा भंडारण को लेकर अंतर है। ये ऊर्जा जो आपकी एनर्जी स्टोरेज है, इसमें जो आपके यहाँ पे डिफरेंस है, इसके वजह से क्या हो गया, मेल और फीमेल जो आपके गैमेट्स है ये काफ़ी एक दूसरे से डिफर है। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो फूल वाले जो पौधे होते हैं यानी जो पुष्पी पौधे होते हैं, उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं यानी फूल वाले जो पौधे होते हैं, उसमें लैंगिक प्रजनन कैसे होते हैं। देखिए फ्लावर का एनाटॉमी, अगर बात करें कि फ्लावर कोई भी फूल में क्या क्या होते हैं लैंगिक प्रजनन के लिए, तो यहाँ पे देखिए आपके पुंकेसर और स्त्री केसर होते हैं प्रजनन अंग। जैसे आपके यहाँ पे स्टैमेन जो हो गया ये आपका क्या हो गया, पुंकेसर हो गया, और पिस्टिल जो हो गया ये आपका स्त्री केसर हो गया। स्टैमेन जो ये आपका मेल पार्ट है और पिस्टिल जो है ये आपका फीमेल पार्ट है। ये क्या है, किसी भी फूल में रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टैमेन और पिस्टिल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर बोलते हैं। एक लिंगी या फिर उभयलिंगी जो फूल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, पंखुड़ी और जो बाह्य दल होते हैं इसके विभिन्न कार्य होते हैं। तो एक लिंगी जो फूल होते हैं ये किसको बोलते हैं, अगर किसी भी फूल में सिर्फ स्टामेन रहे और पिस्टिल उसमें ना रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। अगर किसी फूल में सिर्फ पिस्टिल रहे, स्टामेन ना रहे, मतलब स्त्री केसर रहे, पुंकेसर ना रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। लेकिन किसी फूल में अगर स्टामेन और पिस्टिल यानी पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही रहे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उभयलिंगी बोलेंगे, यानी बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइसेक्सुअल फूल बोलेंगे इसको हम लोग।
और उस फूल में क्या होगा, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो देखिए एक एक लिंगी जो फूल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये आपके हो गए पपीता और तरबूज। और उभयलिंगी जो आपके फूल होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, गुड़हल हो गए और सरसों हो गए, है ना, हिबिस्कस और आपके मस्टर्ड। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपके पुंकेसर हैं और स्त्री केसर, ये इनके क्या काम है स्टैमिन और पिस्टिल के। तो देखिए पुंकेसर जो होता है ये मेल वाला पार्ट होता है और ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे मेल वाले पार्ट है, इसमें कौन कौन से आते हैं, एंथर आते हैं और फिलामेंट आते हैं। ये क्या हो गया, मेल पार्ट है स्टैमिन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे पुंकेसर, है ना। तो ये जो पुंकेसर है ये क्या करता है, ये परागकण पैदा करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एंथर है, एंथर को हम लोग क्या बोलते हैं, पराग कोश बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो पराग कोश है इसमें क्या होते हैं, इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो पिस्टिल है, स्त्री केसर है, मादा पार्ट है ये आपके। देखिए ये जो आपके यहाँ पे आ गए कार्पल जिसको हम लोग बोल रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी इसके पार्ट है। ओवरी में हो गए ये आपके अंडाशय हो गए, और स्टाइल में ये आपके क्या हो गए, ये आपके वर्तिका हो गए। इसको आप क्या लिखेंगे, ओवरी को अंडाशय लिखेंगे। देखिए आप वीडियो देखते देखते भी आप अपना नोट्स खुद से बना सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको याद काफ़ी जल्दी होगा, समझ में भी काफ़ी जल्दी आएगा। जो भी आप देख रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, उसको आप अगर कॉपी में लिखते जाइएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। स्टाइल जो है इसको बोलते हैं वर्तिका, है ना। और ये जो आपके स्टिग्मा है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो ये जो आपके पिस्टिल है यानी जो फीमेल वाला पार्ट है, ये क्या करते हैं, इसमें क्या क्या होते हैं, ओवरी होते हैं, स्टाइल होते हैं, स्टिग्मा होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्टैमिन है यानी जो मेल वाला पार्ट है इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो एंथर और फिलामेंट आते हैं। और फीमेल पार्ट में कौन कौन से आते हैं, ये आपके स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय आते हैं। अंडाशय में क्या होते हैं, अंडाणु कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे देखिए ये जो आपके अंडाशय होते हैं इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे अंडाशय एग सेल्स होते हैं, है ना। तो ये आपके यहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, कंटेन करते हैं क्या, एग सेल्स क्या कंटेन करते हैं, ओव्यूल्स, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए परागन, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन क्या चीज़ है कि देखिए पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका क्या हो गया, पुंकेसर वाला पार्ट हो गया, एंथर हो गया, परागकोश हो गया। यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकलेगा ये आपके स्टिग्मा तक पहुँचेगा यानी वर्तिकाग्र तक पहुँचेगा, और यहाँ से लेकर आपको टोटल यहाँ कहाँ जाएगा, अंडाशय में जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके परागन है यानी पॉलिनेशन है, ये क्या है कि ट्रांसफर ऑफ पोलिन फ्रॉम स्टामिन टू स्टिग्मा, यानी जो ये स्टामिन है, इस स्टामिन से जो परागन है ये कहाँ जाएगा, परागकण जो हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिन ग्रीन बोलेंगे, ये जब स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तो इसको हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं, परागन बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके स्वपरागन हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन हो गए, और जो कि एक ही फूल के भीतर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसके जो स्टामिन है, इस फूल के स्टामिन है, ये इसी के वर्तिका में क्या कर रहे हैं, परागन कर रहे हैं। अगर जा रहे हैं पॉलन ग्रेन इसी के वर्तिका में, इसी फूल के वर्तिका में, तो इसको हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो यहाँ पे दो फूल होने आवश्यक हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, जिसको हम लोग बोलते हैं पर परागन, हिंदी में बोलते हैं। और इसके लिए क्या होती है, किसी एक फूल का क्या होता है, स्टेमन होता है, यानी किसी एक फूल से क्या निकलता है, पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फूल के स्टिग्मा तक जाता है। तो ये होता है पर परागन, जिसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। इसके लिए डिफरेंट फूल यानी दो फूलों का होना आवश्यक है। देखिए जो पॉलिनेशन होती हैं ये हवा, पानी या फिर जानवरों के माध्यम से क्या होते हैं, परागन होते हैं। आप देखते हैं तितलियां जो बैठती हैं फूलों पे, तो वो जाने अनजाने क्या करती हैं, वो यहाँ पे परागन का हिस्सा बनती हैं, पॉलिनेशन का। आप देखते हैं जो बर्ड्स होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये भी परागन का हिस्सा होते हैं। तो ये आपके हो गए
पॉलिनेशन में आपके क्या हो गया, एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखिए निषेचन और जो आपके यहाँ पे सीड फॉर्मेशन होते हैं वो कैसे होते हैं। तो निषेचन जो होता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है, जो लैंगिक यहाँ पे प्रजनन होता है फूलों में, वो कैसे होता है। तो देखिए निषेचन के लिए पराग नलिका से अंडाशय तक बढ़ती है पराग, है ना। तो परागकण जो होते हैं, देखिए ये किसी जो पॉलिन ग्रेन है, ये आपके पॉलिन ग्रेन है, ये किसी फूल से आए होंगे या किसी फूल के एंथर से आए होंगे या फिर स्टेमन से आए होंगे, स्टेमन वाला पार्ट से। तो ये पॉलिन ग्रेन आके क्या करते हैं, स्टिग्मा से चिपक जाते हैं और यहाँ से ये जो पॉलिन ग्रेन है ये एक ट्यूब जनरेट करते हैं। और ये ट्यूब कहाँ तक जाती है, ये पॉलन ट्यूब जो होती है ये कहाँ तक जाती है, ये सीधे ओवरी तक जाती है ना। देखिए परागकण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक जाती है ना, सीधा बीजांड तक यानी ओवरी तक सीधा चला गया। और वहाँ पे क्या होता है, फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये चीज़ इस तरीके से होती हैं आपके यहाँ पे फूलों में जो फर्टिलाइजेशन होते हैं। युग्मनज बीजांड के भीतर बनता है। देखिए जाइगोट जो बनता है ये कहाँ बनता है, ये आपके बीजांड के भीतर बनता है, यानी जो आपके ओवरी होते हैं उसके भीतर बनता है। डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो विद इन द ओव्यूल। तो ये जो आपके ओव्यूल होते हैं इसके भीतर में क्या होते हैं, एम्ब्रायो बनते हैं। और फिर देखिए अंडाशय जो होता है एक बीज में बदल जाता है, और अंडाशय सॉरी जो यहाँ पे देखिए ओव्यूल जो होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, यहाँ पे दोनों जगह एक ही यहाँ पे लिख दिए हैं। तो देखिए ओव्यूल जो आपके होते हैं ये आपके किस में बदल जाते हैं, एक बीज में बदल जाते हैं। और अंडाशय जो होता है, ये जो आपका ओवरी होता है ये किस में बदल जाते हैं, अंडाशय आपके एक फल में बदल जाते हैं। तो अगर आप एक फल को खा रहे हैं, किसी भी फल को खा रहे हैं, तो ये किसी भी फल का क्या खा रहे हैं आप, ओवरी को खा रहे हैं, अंडाशय को खा रहे हैं। और जो उसके बीज होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ओव्यूल होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए जो आपके यहाँ पे निषेचन जो होता है, निषेचन के बाद जो आपकी पंखुड़ियाँ होती हैं या फिर जो बाह्य दल होती हैं और जो आपके स्टिग्मा वाले और भी जो पार्ट होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के पश्चात क्या होते हैं, सूख जाते हैं और झड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं आपके यहाँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने जनरली इस वाले पार्ट में हम लोग देखें कि लैंगिक प्रजनन का क्या महत्व है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो क्या क्या हैं। और फिर ये भी हम लोग देखें कि जो आपके फूल वाले जो पौधे होते हैं यानी पुष्पी पौधे जो होते हैं उनमें किस तरीके से यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी यहाँ पे जो लैंगिक प्रजनन होते हैं फूल वाले पौधे में कैसे होते हैं। तो इसमें भी आपके मेल फीमेल के पार्ट होते हैं किसी भी फूल में। और अगर यहाँ पे फूल, ये भी डिपेंड करता है कि फूल अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसमें सिर्फ एक ही मेल या फिर फीमेल का पार्ट होगा। अगर आपका बाइसेक्सुअल है फूल तो उसमें मेल और फीमेल दोनों ही होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आप देखें। और फिर आपने पॉलिनेशन को भी देखा। पॉलिनेशन यहाँ पे आपके सेल्फ पॉलिनेशन होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं, यानी स्वपरागन और परपरागन होते हैं। और फिर आपने ये भी देखा कि निषेचन होता है। तो देखिए निषेचन जो होता है वो कहाँ पे होता है, ये आपके ओवरी के अंदर में होता है। ये कहाँ पे होता है, युग्मनज कहाँ बनता है, ये आपके बीजांड में बनता है ना। और उसके बाद देखिए कोई भी जो बीजांड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोलते हैं। ये ओव्यूल जो होते हैं ये किस में बदल जाते हैं, ये आपके बदल जाते हैं एक बीज में बदल जाते हैं। और जो ओवरी होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, ये आपके बदल जाते हैं एक फूल में, सॉरी फल में। ओवरी जो आप किसी भी फल को खाते हैं तो वो उसके लगभग आप ओवरी ही खाते हैं किसी भी फल के। तो दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आखिर इंसान में कैसे जनन होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो आखिर कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। दोस्तों यहाँ पे इनके कुछ खास ऑर्गन्स होते हैं और उनके विकास
की जो अवस्था होती है, स्टेज एक होती है। तो देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे जो वृद्धि करते हैं तब उनमें जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वे कुछ खास तरीके से उनमें कुछ ग्रोथ या डेवलपमेंट नहीं देखा जाता है। लेकिन एक खास स्टेज मतलब किशोरावस्था, किशोरावस्था वह अवस्था हो जाता है जहाँ पे प्यूबर्टी यानी यौनारंभ स्टार्ट होता है। और यौनारंभ किसको बोलते हैं? एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब होता क्या है कि जो शरीर का जो विकास है वो धीमा पड़ जाता है और फिर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनमें डेवलपमेंट और ग्रोथ होने लगते हैं। तो ये स्टेज जब स्टार्ट होता है तो हम लोग कहते हैं कि एक इंसान चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, प्यूबर्टी यानी जो यौनारंभ है उस स्टेज को स्टेप कर लिया है, मतलब स्टार्ट हो गया है। देखिए किशोरावस्था में क्या होता है, जो वृद्धि होती है, शरीर का बढ़ना और विकास जो होता है ये तो होता ही है। रूप में भी परिवर्तन होते हैं, जो अपीयरेंस में चेंजेस आते हैं, न्यू फीचर आते हैं और फिर नए जो सेंसेशन है ये भी डेवलप होते हैं। तो जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी में कुछ क्या होते हैं, कुछ कॉमन चेंजेस आते हैं। कॉमन चेंजेस इसमें क्या आते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्यूबर्टी के एज को जो अटेन करते हैं, जो भी मेल हो या फिर फीमेल, उनमें क्या होता है कि एक सामान्य परिवर्तन होता है, मतलब कॉमन चेंजेस आते हैं। जैसे कि जो उनके आर्म पिट हैं यानी बगल हैं और जो जननांग क्षेत्र हैं यानी जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पे हेयर ग्रोथ आती है। और ये मेल और फीमेल दोनों में ही क्या होता है, कॉमन होता है। उसके बाद देखिए त्वचा में भी परिवर्तन आते हैं। त्वचा क्या हो जाती है, ऑयली हो जाती है और उसमें मुहासे भी आते हैं। तो देखिए ऑयली स्किन हो जाता है प्यूबर्टी में, यौनारंभ में, और पिंपल्स भी काफ़ी आते हैं। तो ये कॉमन है दोनों मेल और फीमेल में। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये कुछ जो जेंडर स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये डिफरेंट हैं और काफ़ी डिफरेंट हैं। तो इनका जो विकास होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो लड़कियां हैं यानी गर्ल्स हैं, इनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और इनमें जो निपल स्किन होता है ये भी डार्कन हो जाता है और फिर रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें लड़कों की तो लड़कों में यहाँ पे क्या आते हैं, चेहरे पर यानी फेस में हेयर्स आ जाते हैं। थोड़ी थोड़ी क्या दिखती हैं आपको, दाढ़ी और मूछें थोड़ी थोड़ी दिखने लगेंगी। आवाज़ में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, आवाज़ फटने लगती है या फिर आवाज़ में भारीपन आने लगता है। और जो यहाँ पे पेनिस है इसमें भी इनलार्जमेंट होता है और इरेक्शन होता है। तो अब देखिए ये तो आपके चेंजेस हैं और यहाँ पे यौनारंभ में ये सारे चेंजेस आते हैं। ये आपके हो गए फीमेल के और इधर में आपके हो गए मेल के। ये कॉमन चेंजेस हैं। कॉमन चेंजेस में ये आपके हेयर ग्रोथ हैं आर्म पिट और जेनाइटल एरिया में। और कॉमन जो यहाँ पे चेंजेस है उसमें क्या होता है, ऑयली हो जाता है स्किन और पिंपल्स आते हैं। और ये जो जेंडर स्पेसिफिक चेंजेस हैं। अब देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यानी पुरुष प्रजनन तंत्र, इसको हम लोग अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए शुक्राणु के निर्माण के लिए जो वृषण होती है यानी जो टेस्टीज होती है, ये क्या होते हैं, ये प्राथमिक अंग हैं। देखिए यहाँ पे जो टेस्टीज होते हैं, ये टेस्टीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा फिगर में। तो ये टेस्टीज है और इसी टेस्टीज में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और ये इसका प्राइमरी काम है, मतलब मुख्य काम है। और उसके बाद देखिए वृषण जो होती है ये उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होती है। उदर गुहा जिसको क्या किसको बोलते हैं, ये देखिए आपको उदर मतलब ये जो आपका पेट है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस कैविटी के अंदर में यहाँ पे आपके टेस्टिस नहीं होते हैं। टेस्टिस क्या होते हैं, ये बाहर में मौजूद होते हैं, बाहर में। तो देखिए आपको जो एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमिन जो है, इस कैविटी के बाहर में टेस्टिस आपके रहते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है, टेस्टिस के बाहर रहने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो स्पर्म का फॉर्मेशन है इसके लिए लो टेम्परेचर होना चाहिए। बॉडी से क्या होना चाहिए,
बॉडी से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए टेस्टिस का, तभी जाके यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितना टेम्परेचर होता है, तो एक टेस्टिस का अगर यहाँ पे अप्रॉक्स टेम्परेचर बताएं तो यहाँ पे 93.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि आपके 34 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। देखिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है ये कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये बॉडी टेम्परेचर होता है। और जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, बॉडी से अप्रॉक्स कितने यहाँ पे आपके कम होते हैं, ये आपको 3 डिग्री सेल्सियस क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कितने 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर क्या होते हैं, कम होते हैं। और ये स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, इनका जो टेम्परेचर कम होना चाहिए। इसलिए भी ये एब्डोमिनल कैविटी के क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी यानी उदर गुहा के बाहर में स्थित होते हैं, ताकि इसका टेम्परेचर क्या हो, कम हो। अब देखिए जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है, ये कहाँ पे होता है, तो ये वृषण में होता है। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है यानी फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये टेस्टिस में होता है। देखिए उसके बाद कि शुक्राणुओं में मुख्य रूप से क्या होते हैं, आनुवांशिक पदार्थ होते हैं यानी सामग्री होती है, और जो स्पर्म होती है इसमें एक लंबी पूंछ होती है, यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये इसके मोटाइल होने पर मतलब काफ़ी हेल्प करती हैं कि ये गति करके कहाँ तक पहुँचे, ये डिम्ब वाहिनी यानी जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ तक पहुँचे। इसके लिए इसमें क्या होती हैं, एक लंबी पूंछ भी होती है स्पर्म में, पूंछ जैसी आकृति होती है, एक्चुअली में पूंछ नहीं होती है, ये पूंछ जैसी आकृति होती है। टेल जैसे क्या होते हैं, एक स्ट्रक्चर होते हैं जो इसके मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो वृषण है, वृषण जो है यानी टेस्टिस जो है ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का क्या करते हैं, स्रावन करते हैं, जो क्या करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फिर जो टेस्टोस्टेरोन है ये क्या करते हैं, यौनारंभ के दौरान यानी यौवन के दौरान क्या होते हैं, शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। यानी देखिए आपके जो टेस्टीज हैं, देखिए ये जो आपके टेस्टीज हैं, ये टेस्टीज क्या करते हैं, टेस्टीज आपके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है इसका क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, इसका सिक्रेशन करते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, प्यूबर्टी में जो भी आपके चेंजेस आते हैं उसमें क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर यहाँ पे बात करें कि क्या यहाँ पे आपको आ सकते हैं, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो टी हार्मोन है यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये कहाँ पे बनते हैं, तो ये आपके कहाँ किसके द्वारा सिक्रेशन किया जाता है, तो ये आपके वृषण के द्वारा क्या होता है, स्रावित किया जाता है। और ये जो प्यूबर्टी में जो भी परिवर्तन आते हैं, चेंजेस आते हैं, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखिए डिलीवरी ऑफ स्पर्म, आखिर जो स्पर्म है ये कहाँ पे बनता है, ये आपके टेस्टिस में बनते हैं। स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में बनते हैं। और इस टेस्टिस में बनने के बाद इसका डिलीवरी कैसे होता है, मतलब ये कैसे किस तरीके से बाहर निकलते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको टेस्टिकल्स दिख रहे होंगे जिसको हिंदी में वृषण बोलते हैं, और ये आपका एपिडाइडिमिस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डक्टस डिफरेंस है, इसको हम लोग वास डिफरेंस भी बोल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है यहाँ पे इसको वास डिफरेंस कहा गया है। और इसी देखिए ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस से वास डिफरेंस जुड़ा होता है, और ये कहाँ जाके अटैच होता है, ये देखिए यहाँ पे जो सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं उधर से ये गुजरते हैं, और फिर ये कहाँ पे गुजरते हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं, आपके यूरेथ्रा में मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए आप ये देख सकते हैं कि अगर आपको एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि जो स्पर्म है, स्पर्म आखिर टेस्टिस से कैसे बाहर आता है, टेस्टिस से यूरेथ्रा, ये जो आपका है पेनिस, ये पेनिस के बीचों बीच में यूरेथ्रा रहता है जहाँ से यूरिन भी निकलता है, मतलब आपके जो मूत्र होते हैं ये भी निकलते हैं। तो सेम यहाँ पे पैसेज है, यहाँ पे आपके देखिए स्पर्म और जो
यूरिन निकलने का पैसेज होता है, रास्ता होता है मेल में यानी पुरुषों में यानी लड़कों में, तो ये सेम होता है। एक ही पैसेज से क्या निकलते हैं, स्पर्म भी निकलते हैं और यहाँ पे क्या निकलते हैं, मूत्र भी निकलता है। तो ये जो आपके स्पर्म है, ये स्पर्म आपके जो यूरेथ्रा है यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, तो यहाँ तक आपको वास डिफरेंस की मदद से पहुँचते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिका बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग शुक्रवाहिका बोलते हैं। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे सहायक ग्रंथि क्या क्या है। तो देखिए सहायक ग्रंथि में आपको यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो हो गया आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, और एक हो गया आपका सेमाइनल वेसिकल, जिसको हम लोग शुक्र पुटिका बोलेंगे या शुक्राशय भी बोलेंगे। ये सेमाइनल वेसिकल्स जो आपको यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर ये दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे क्या दिख रहे हैं स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज होता है और ये सेमाइनल वेसिकल्स हैं। और यहाँ पे आप देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सामने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इसके क्या कार्य, ये एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल में। तो देखिए वास डिफरेंस के साथ क्या होते हैं, ग्रंथियों का स्राव भी क्या होती है, योगदान करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड इसमें आ गए और ये आपके वीर्य पुटिका जिसको हम लोग सेमाइनल वेसिकल्स बोलते हैं, और ये जो आपके प्रोस्टेट हैं, ये दोनों क्या हो गए, एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं यानी सहायक ग्रंथि हैं, किसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेल में। ओके, तो यहाँ पे अब देखिए ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं और ये जो आपके वीर्य पुटिका यानी सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, इनके क्या कार्य हैं। देखिए ये एक तरल पदार्थ का क्या करते हैं, सिक्रेशन करते हैं, स्राव करते हैं, जो एक फ्लूइड है। और ये जो फ्लूइड है ये किस में मदद करता है, ये शुक्राणु के परिवहन यानी जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें काफ़ी मदद करते हैं। ये एक तरल माध्यम देते हैं स्पर्म्स को, ताकि ये क्या कर सकें, मूवमेंट कर सकें, ये ट्रांसपोर्ट हो सके कहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब तक। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस भी होते हैं जो कि स्पर्म को क्या करते हैं, नरिश करते रहते हैं, पोषण प्रदान देते हैं स्पर्म को। तो ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड और जो वीर्य पुटिका है यानी सेमाइनल वेसिकल्स है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान लीजिए ये सेमाइनल वेसिकल्स ये अगर किसी में क्या हो गया, एब्सेंट है, नहीं है, या फिर ख़त्म हो गया या काम नहीं कर रहा है, तो भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। इनमें जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है ये नहीं आ सकती है। तो ये भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं और इनकी भी काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो और भी हायर क्लासेस में आप लोग इसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे कि जो इनफर्टिलिटी होता है ये बहुत तरह के कारणों से होता है, लेकिन यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है ये आपके यहाँ पे नहीं दिया गया है। और इसमें देखिए जो स्पर्म होता है इसमें एक लंबी पूंछ होती है जो कि मादा जनन कोशिका की ओर बढ़ने में क्या करती है, मदद करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी कि ये जो स्पर्म का टेल होता है ये क्या होता है, ये इसको मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखिए जो प्रजनन कार्य का समन्वय जो होता है यानी जो कोऑर्डिनेशन होता है रिप्रोडक्टिव फंक्शन का, ये क्या होता है। देखिए हार्मोन टेस्टोस्टेरोन ना केवल शुक्राणु निर्माण को नियंत्रित करता है, बल्कि जो यौनारंभ में जो परिवर्तन होते हैं इसको भी क्या करता है, इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है। मतलब आपके एग्ज़ाम में अगर आपको यहाँ पे पूछा जाए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन क्या है, तो आपको यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया रहेगा स्पर्म का प्रोडक्शन, और जो प्यूबर्टी में जो भी चेंजेस आते हैं वो दोनों के लिए कौन जिम्मेदार है, ये दोनों के लिए जिम्मेदार है आपके टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मूत्र मार्ग का क्या कार्य है, जो यूरेथ्रा होता है उसका क्या कार्य है। तो देखिए यूरेथ्रा किसको बोलते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये आपका है यूरेथ्रा। तो इस यूरेथ्रा का क्या कार्य है, यूरेथ्रा का दो कार्य है। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरिन ब्लैडर आपको दिखाई दे रहा है, यूरिन ब्लैडर में जो यूरिन यहाँ पे इकट्ठा होते हैं ये यूरिन यहाँ से निकलते हैं। और दूसरा क्या चीज़ है, जो आपके टेस्टिस में जो स्पर्म यहाँ पे बन रहे हैं, इस स्पर्म को भी यहाँ पे वास डिफरेंस से होते हुए कहा जाता है, सेमाइनल वेसिकल्स में होते हुए ये फिर इधर से यूरेथ्रा से होके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे यूरेथ्रा का दो कार्य है, यूरेथ्रा का क्या दो कार्य है, मूत्र मार्ग का दो कार्य है, एक तो मूत्र को बाहर निकालना और एक शुक्राणु भी इससे बाहर निकलते हैं।
अब देखिए मादा के जो प्रजनन प्रणाली है यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये क्या है और कैसे है, इसको देखते हैं। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ कुछ यहाँ पे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक इम्पॉर्टेंट आपका हो गया, यहाँ पे ओवरी होता है, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है जिसको हम लोग हिंदी में डिंब वाहिनी बोलते हैं और या फिर अंड वाहिनी भी बोलते हैं। ओवरी को अंडाशय बोलते हैं। और ये आपका फंडस हो गया यूट्रस का, यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं। और ये आपको वेजाइना जिसको हम लोग हिंदी में योनि बोलते हैं। और उसके बाद सर्विक्स जिसको हिंदी में ग्रीवा बोलते हैं। और ये आपका ओवरी को अंडाशय बोलते हैं। ये आपका फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं अंड वाहिनी या फिर डिंब वाहिनी भी बोल सकते हैं। और ये आपका यूट्रस को क्या बोलते हैं, गर्भाशय। तो ये सारे आपके जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव यहाँ पे सिस्टम है इसके कुछ पार्ट हैं। और यहाँ पे देखिए मादा जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो कहाँ बनते हैं, यानी जो अंडे होते हैं यानी जो एग्स होते हैं ये फिर कहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है, तो ये अंडाशय में होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि जो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एग्स होते हैं ये कहाँ पे बनते हैं, तो ये ओवरी में बनते हैं। ठीक है, ये ओवरी में बनते हैं। और ओवरी से निकलकर ये कहाँ जाते हैं, फेलोपियन ट्यूब से होते हुए फिर कहाँ, यहाँ पे रहते हैं। फेलोपियन ट्यूब में जनरली ये रहते हैं। और फिर होता क्या है, जब आपके जो स्पर्म है ये स्पर्म आपके वेजाइना से होते हुए यानी योनि से होते हुए जब ये सर्विक्स से होते हुए ये जब स्पर्म फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है। और ये धीरे धीरे क्या होता है, इधर मूवमेंट आपका होता है किधर, ये आपका यूट्रस की तरफ होता है। और यहाँ पे यूट्रस के एंडोमेट्रियम में क्या होते हैं, ये जो आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो है यानी जो भ्रूण है इसका यहाँ पे विकास होने लगता है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है। और देखिए ये अंडाशय जो आपका है, ये अंडाशय भी क्या करता है, अंडाशय भी कुछ हार्मोन को स्रावित करता है। अंडाशय से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो आपका हो गया एस्ट्रोजन और दूसरा हो गया आपका प्रोजेस्टेरॉन। दोनों के ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में। और जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं यानी जो रजोधर्म होते हैं फीमेल्स में, उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। जो ओवरी से आपके हार्मोन निकलते हैं, एक तो आपका हो गया एस्ट्रोजन, एक हो गया आपका एस्ट्रोजन और दूसरा हो गया आपका प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दो हार्मोन यहाँ पे निकलते हैं। उसके बाद देखिए जो यौवन में क्या होते हैं, अंडे परिपक्व होते हैं, प्यूबर्टी में परिपक्व होते हैं। देखिए फीमेल्स जब जन्म लेती हैं, एक जब बच्ची जन्म लेती है फीमेल, तो जन्म से ही उनके जो अंडाशय होते हैं यानी ओवरी होते हैं वहाँ पे हज़ारों क्या होते हैं, अपरिपक्व अंड होते हैं। मतलब जो इमैच्योर क्या होते हैं, एग्स होते हैं। और ये मैच्योर कब होते हैं, ये जब प्यूबर्टी में आने लगते हैं, जब यौनारंभ स्टार्ट होता है तब ये क्या होते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं। और यौनारंभ में क्या होते हैं, परिपक्वता की शुरुआत होती है। और क्या होते हैं, यहाँ प्रति माह एक अंड क्या होता है, निकलता है। तो पर मंथ यहाँ पे एक ही रिलीज होते हैं एग्स। दो ओवरी है लेकिन रिलीज कितने होते हैं, एग्स एक ही रिलीज होते हैं। अब देखिए कि जो अंड है ये अंडाशय से गर्भाशय तक डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से जाता है। यानी जो ये आपके ओवरी हैं कि ये आपका ओवरी है, ओवरी में यहाँ पे आपके जो अंड बनते हैं यानी एग्स बनते हैं, ये आपके फेलोपियन ट्यूब से होते हुए कहाँ तक जाते हैं, ये आपके यूट्रस यानी गर्भाशय तक जाते हैं। और देखिए जो आपका यूट्रस है ये क्या है, दो डिंब वाहिकाएँ जो होती हैं, ये फेलोपियन ट्यूब्स को डिंब वाहिकाएँ भी बोलते हैं, अंडवाहिनी भी बोलते हैं। तो ये जो आपके एक आपके राइट में होता है, एक आपके लेफ्ट में होता है। तो ये दो आपके फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं। और जो दो फेलोपियन ट्यूब होते हैं ये एकजुट होकर क्या बनाते हैं, एक थैलानुमा क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं, जो कि आपका क्या है, गर्भाशय।
और ये काफ़ी लचीला होता है यूट्रस। और देखिए यहाँ पे गर्भाशय जो होता है ये ग्रीवा के माध्यम से क्या होता है, योनि में खुलता है। मतलब जो ये आपके यूट्रस हैं, ये यूट्रस जो है ये सर्विक्स है, यानी जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। ये ग्रीवा से होते हुए क्या करता है, किससे खुलता है, योनि से खुलता है। तो ये जो भी आपको बाहर से दिखाई देता है ये वेजाइना होता है और इसी को योनि बोलते हैं। और ये इसका पैसेज है योनि से होते हुए, यहाँ पे आपके जो स्पर्म जाते इंटर करते हैं, तो ये वेजाइना से इंटर करते हुए कहाँ पे जाते हैं, ग्रीवा में जाते हैं, फिर आपके कहाँ पे जाते हैं, यूट्रस से होते हुए ये फेलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं और यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन आपका होता है जो ये आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है, और धीरे धीरे ये क्या होते हैं, ये जो फर्टिलाइज्ड जो एग है ये मूवमेंट करते हैं आपके यूट्रस की तरफ। उसके बाद देखिए मासिक धर्म और जो गर्भाशय की तैयारी जो होती है हर मंथ होती है। ये प्रत्येक मंथ में क्या होता है, हर महीने क्या होता है, ये जो गर्भाशय है यानी जो ये यूट्रस है ये क्या करता है, इसका जो इंटरनल जो यहाँ पे आपका लेयर है जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ये प्रिपेयर करते रहता है। हर मंथ ये क्या होता है, प्रिपेयर होता है। क्यों प्रिपेयर होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है और यहाँ पे अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो यहाँ पे एग क्या होगा, इम्प्लांट हो जाएगा और फिर उसको क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा इस एंडोमेट्रियम से और फिर एक भ्रूण से फिर बच्चे का विकास भी होगा वहाँ पे। तो इसलिए ये हर मंथ क्या करता है, अपना एंडोमेट्रियम को तैयार करता है। तो गर्भाशय की परत क्या होती है, मोटी हो जाती है और बढ़ते भ्रूण को पोषण देने के लिए रक्त की भरपूर आपूर्ति भी हो जाती है। अब देखिए निषेचन जो होता है ये कहाँ होता है, देखिए जो भी आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं उसके माध्यम से जो स्पर्म होते हैं ये वेजाइना में क्या होते हैं, इंटर करते हैं। और फिर इंटर करने के बाद जो आपका निषेचन होता है ये कहाँ होता है, डिंब वाहिनी में होता है। और यहीं पे जो स्पर्म और जो ये एग हैं ये इनकाउंटर करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं। ये एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, तो ये फेलोपियन ट्यूब में मिलते हैं। और ये आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, ये एग है और ये स्पर्म है। इस तरीके से आपके फर्टिलाइजेशन होते हैं, फिर यहाँ पे जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। उसके बाद देखिए भ्रूण का जो डेवलपमेंट होता है ये कहाँ पे होता है, तो देखिए निषेचित जो अंडाणु होते हैं यानी जाइगोट होते हैं, ये विभाजित होकर क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। और ये जो भ्रूण है, भ्रूण को गर्भाशय की परत में प्रत्यारोपित किया जाता है और उसका विकास क्या होता है, जारी रहता है। जो गर्भाशय का जो इंटरनल जो यहाँ पे लेयर होता है उसमें क्या होती है, एंडोमेट्रियम में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में भ्रूण क्या होती हैं, प्रत्यारोपित हो जाती हैं, इम्प्लांट हो जाती हैं और फिर उसका क्या होता है, यहाँ पे भ्रूण का विकास होता है। अब देखिए प्लेसेंटा क्या होता है, देखिए प्लेसेंटा एक विशेष ऊतक है जो कि माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों जो होते हैं या फिर जो गैस का विनिमय होता है इसके लिए ये क्या करता है, ये यहाँ पे फैसिलिटेट करता है, ये सुविधा प्रदान करता है। यानी न्यूट्रिएंट और जो गैस एक्सचेंज होते हैं एक भ्रूण में, मतलब एक जो बच्चे का विकास हो रहा होता है यूट्रस में, उसका जो न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं और जो गैस का विनिमय होता है वो किसके माध्यम से होता है, ये प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। ये आप ओरिजिनल प्लेसेंटा ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक प्लेसेंटा है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो प्लेसेंटा है ये गर्भनाल से जुड़ा हुआ होता है, किससे, इस बच्चे से, जो भ्रूण विकास हो रहा होता है उससे जुड़ा होता है। प्लेसेंटा क्या करता है, पोषक तत्वों का आदान प्रदान के लिए क्या होता है, उसमें विल्ली भी होती है, ये माँ के तरफ भी होती है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या होते हैं, माँ के रक्त से क्या होता है, नाल के माध्यम से भ्रूण तक पहुँचता है। भ्रूण द्वारा भी जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न किए जाते हैं वो माँ के जो रक्त होते हैं उसमें स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, इसी गर्भनाल से, प्लेसेंटा से होते हुए। और उसके बाद फिर देखिए जो गर्भावस्था की अवधि होती है, मतलब जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन होता है एक फीमेल में, वो कितना होता है, वो आपके 9 महीने का होता है और यहाँ पे 9 मंथ्स का होता है अप्रोक्स। तो
उसके बाद फिर प्रसव होता है, चाइल्ड बर्थ होता है। और चाइल्ड बर्थ जो होता है, ये जो रिदमिक कंट्रैक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं यूट्रस में, रिदमिक कंट्रैक्शन होते हैं यहाँ पे, तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन के बाद फिर प्रसव भी होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, अब बच्चे का जन्म होता है। अब बात रहा कि अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ, मतलब अगर एग को स्पर्म नहीं मिला, अगर अंड को यहाँ पे स्पर्म यानी शुक्राणु नहीं मिला, तो फिर क्या होगा। देखिए, एक अनिषेचित जो अंड होता है, इसका जीवन काल सिर्फ 1 दिन होता है, एक ही दिन तक ये जीवित रह सकता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, देखिए हर मंथ क्या होता है, एक अंड जारी होता है एक अंडाशय से, मतलब एक एग जारी होता है एक अंडाशय से। और यहाँ पे अगर निषेचन नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो गर्भाशय की जो परत भ्रूण के प्रत्यारोपण के लिए जो तैयारी कर रहा था, कि उसके जो एंडोमेट्रियम को मोटा बना रहा था, स्पंजी बना रहा था, वो क्या होगा, वो ज़रूरी नहीं होगा। फिर क्या होगा, जो गर्भाशय की जो परत है, आंतरिक परत है, वो क्या होगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा। और जब ये धीरे धीरे टूटने लगेगा, तब यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे रजोधर्म होता है फीमेल्स में, जो कि मेंस्ट्रुएशन जिसको बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन में क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम जो होते हैं यूट्रस के, यानी जो आंतरिक परत होते हैं, जो कि ज़रूरी था किसके लिए, भ्रूण के प्रत्यारोपण के लिए, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका वहाँ पे इम्प्लांटेशन होना था। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी एग को अगर स्पर्म नहीं मिला, तो फिर इस परत का भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर अलग से फिर न्यू उसका तैयार करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो गर्भाशय की जो परत होती है, ये टूटने लगती है, और योनि के माध्यम से रक्त और श्लेष्मा का स्राव होता है। तो जो मेंस्ट्रुएशन में आपको दिखाई देते हैं, उसमें क्या होते हैं, उसमें ब्लड के भी कुछ पार्ट होते हैं और कुछ म्यूकस के भी कुछ पार्ट होते हैं। स्पेशली वो क्या होते हैं, वो एंडोमेट्रियम ही होते हैं, जो कि टूट कर निकलते हैं। और ये जो आपके मासिक धर्म होते हैं, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, इसको हम लोग मासिक धर्म से भी जानते हैं, रसोधर्म भी बोलते हैं, और माहवारी भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये एक आवर्ती चक्र है, मतलब ये बार बार, मतलब रिपीटेडली होते हैं, प्रत्येक मंथ होते हैं। और अप्रोक्सीमेटली ये कितना होते हैं, 28 टू 30 डेज़ का होता है। और इसके अंतराल में फिर क्या होने लगते हैं, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। और ये जो आपके जो ड्यूरेशन होते हैं मेंस्ट्रुएशन के, तो ये करीब कितने होते हैं, ये 2 दिन से 8 दिन तक हो सकते हैं। तो ये इसका ड्यूरेशन होता है। और उसके बाद फिर देखिए प्रजनन स्वस्थ, यानी जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसके बारे में भी आपके जो किताब है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें दिए गए हैं। देखिए, हमारी इंडिया में जो सेक्स एडुकेशन है, ये काफ़ी कम है, और बहुत सारे वजह हैं जिनके कारण ये अभी तक हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा जागरूकता इसको लेकर है भी नहीं। तो देखिए, जो प्यूबर्टी होते हैं, जो आपके यौनारंभ होते हैं, उस स्थिति में क्या होते हैं, जो मेल है या फिर फीमेल हैं, उनके बॉडी में काफ़ी कुछ चेंजेस आते हैं। जो चेंजेस ज़रूरी होते हैं, उनके जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसके डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं। लेकिन एक इंसान अगर जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, अगर वे परिपक्व हो गए हैं, वे मैच्योर हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे शादी कर लेना चाहिए, या फिर वे बच्चे पैदा कर सकते हैं। इस तरीके का उनमें कोई भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखिए, कई बार होता क्या है, जो अगर एक जो मेल है या फिर फीमेल है, स्पेशली फीमेल्स सेक्सुअली अगर वे मैच्योर भी हो जाती हैं, तो उनमें अगर मेंटल मैच्योरिटी नहीं आती है, अगर मानसिक रूप से वे परिपक्व नहीं होते हैं, तो ये काफ़ी डिसबैलेंस पैदा करता है फिर एक जो आपके मैरिज लाइफ होती हैं उसमें। और बच्चे पैदा करने के लिए तो यहाँ पे ज़रूरी है कि सेक्सुअल मैच्योरेशन भी हो और मेंटल रेडीनेस भी हो। अगर मानसिक रूप से कोई तैयार है और शारीरिक रूप से भी तैयार है, तभी यहाँ पे क्या होना चाहिए,
जो रिप्रोडक्शन है इसमें इस तरह के काम में क्या होते हैं, भाग लेना चाहिए। और एक चीज़ क्या है, देखिए शादी तो जो है ये हमारी समाज की एक परंपरा है और जिसके थ्रू ये रिप्रोडक्शन होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग बात करें जो प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो मेल और फीमेल में जो कर होता है, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जो बीमारियां होती हैं ये भी फैलने का डर होता है। तो इनसे आखिर कैसे बचा जा सकता है, या फिर जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ हैं, अगर कोई भी मेल हो या फिर फीमेल, स्पेशली फीमेल अगर बच्चा लेना नहीं चाहती हैं, तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे युक्तियाँ अपनानी पड़ेंगी, इसके बारे में यहाँ पे आपके दिए हुए हैं किताब में भी, एनसीईआरटी की आपकी किताब में भी दिए हुए हैं। तो देखिए जो आपके यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, इसके थ्रू से गोनोरिया भी हो सकते हैं, सिफिलिस हो सकते हैं, मस्से और एचआईवी एड्स जैसे भयानक बीमारी भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपके गोनोरिया और जो सिफिलिस हैं, ये दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, और यहाँ पे देखिए आपके जो मस्से यानी वार्ड्स और जो एचआईवी एड्स है, ये दोनों आपके वायरल डिजीज़ हैं। तो इन जो यौन संचारित रोग जो हैं, जिसको हम लोग एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं, तो एसटीडी में आपके क्या आ गए हैं, सिफिलिस भी आ गए, गोनोरिया भी आ गए, फिर आपके जो वार्ड्स हैं ये भी आ गए हैं, और एचआईवी भी है। तो यहाँ पे सिफिलिस और गोनोरिया जो है ये बैक्टीरियल है, और वार्ड और एचआईवी क्या है, ये आपके वायरल हैं। और उसके बाद देखिए इनको रोकने के लिए आप एक युक्ति यहाँ पे अपना सकते हैं। ये कॉन्डम जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, एसटीडी जो हैं, इनको फैलने से क्या करते हैं, रोकते हैं, ये फैलने नहीं देते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आपकी जो युक्ति है कॉन्डम। और ये ओरल पिल्स से काफ़ी डिफरेंस होते हैं। अगर कोई ओरल पिल्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वे सोचेंगे कि एसटीडी से बच जाएंगे, तो वे नहीं बचेंगे। ये कोई बैरियर यहाँ पे नहीं होता है, इसलिए वे नहीं बच सकते हैं जो कि ओरल पिल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचना है, तो यहाँ पे आपको कॉन्डम यूज़ करना ही पड़ेगा। और उसके बाद देखिए गर्भावस्था और इसकी मांगे, प्रेगनेंसी और जो इसकी ज़रूरतें होती हैं, जो डिमांड्स होती हैं, वो क्या होती हैं। गर्भावस्था एक महिला के शरीर और दिमाग पर प्रमुख क्या होती हैं, एक प्रभाव डालती हैं। तो देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि कोई अगर फिज़िकली यहाँ पे तैयार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तो उसको मेंटली भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेंटली भी उसको तैयार होना चाहिए कि हाँ वो इस तरीके के ज़िम्मेदारी को निभा सकते हैं। देखिए कई बार हम लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि अगर फीमेल्स रेडी ना हो प्रेगनेंसी के लिए, तो इसके बाद काफ़ी तरह के जो मेंटल प्रॉब्लम्स है बच्चे पैदा होने के बाद भी क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पोस्टपार्टम साइकोसिस है, ये भी बहुत महिलाओं में देखा गया है। प्रेगनेंसी के मतलब डिलीवरी होने के बाद, बच्चे डिलीवर होने के बाद। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर एक फ़ीमेल फिज़िकली मैच्योर हो चुकी हैं, तो उनको क्या होना चाहिए, मेंटली भी प्रिपेयर होना चाहिए गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी के लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ जो नेक्स्ट देखेंगे, देखिए अब है गर्भ निरोध के तरीके, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो क्या-क्या हैं। आपके एक तो यहाँ पे हो गया यांत्रिक बाधाएं में क्या हो गया है, देखिए मैकेनिकल बैरियर में आपके कॉन्डम आ गए हैं, जो कि क्या करते हैं, ये शुक्राणु को अंडे तक पहुँचने से रोकते हैं, यानी जो स्पर्म है उसको एग तक पहुँचने नहीं देते हैं ये कॉन्डम। और ये जो मैकेनिकल बैरियर है मतलब यांत्रिक बाधाएं हैं। अब देखिए हार्मोनल जो आपके तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के, ये क्या हैं, गर्भ निरोधक गोलियां भी होती हैं, जो क्या करते हैं, गर्भ निरोधक अंडे के स्राव, मतलब जो ये आपकी हार्मोन जो बैलेंस होता है, इसको ये काफ़ी क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। हार्मोनल्स जो आपका बैलेंस है बॉडी का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्पेशली, इसको ये क्या करते हैं, हार्मोनल पिल्स इसको चेंज कर देते हैं। स्पेशली फॉर आप देख सकते हैं एक होता है
माला डी होता है और एक माला एन भी होता है। तो ये काफ़ी कॉमन है और दोनों का डिफरेंट काम है, लेकिन ये दोनों ही क्या करते हैं, हार्मोनल चेंजेस लाते हैं बॉडी में। और इसके कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, आपके बॉडी में कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे लूप या फिर कॉपर टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, मतलब गर्भ निरोध के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो ये जो कॉपर टी होते हैं, ये कॉपर टी इंसर्ट किए जाते हैं अंदर में, जो कि आपके यूट्रस में इंटर किया जाता है और वहाँ पे आपका जो अ, ये फेलोपियन ट्यूब का जो रास्ता है उसको ब्लॉक किया जाता है, और जिससे क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो एक तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो कॉन्ट्रासेप्शन के सर्जिकल मेथड्स होते हैं। देखिए ये आपके यहाँ पे जो यांत्रिक बाधाएं थी, फिर जो आपके ओरल पिल्स है हो गए, और फिर आपके जो यहाँ पे इंट्रायूटेरिन जो डिवाइसेस हो गए, इसके बावजूद यहाँ पे भी क्या होते हैं, सर्जिकल तरीके भी हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। और जिसमें आपके आ जाते हैं, एक फर्स्ट में आपके आते हैं जो पुरुष में नसबंदी होती है, यानी जो मेल्स में जो वास्ट डिफरेंस होता है, इस वास्ट डिफरेंस को क्या करते हैं, कट कर लिया जाता है और फिर इसको यहाँ पे बांध दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। तो इससे भी क्या होता है, जो स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है इसको रोका जा सकता है। या फिर जो महिलाओं में जो फेलोपियन ट्यूब होते हैं, ये जो आपके डिंब वाहिनी या फिर अंड वाहिनी होते हैं, इसको भी अगर यहाँ से काट दिया जाए और यहाँ पे इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए किसी भी तरीके से, या फिर क्लिप लगा के या फिर कट करके, टाई करके, तो यहाँ पे क्या होती हैं, जो अंड होती हैं ये यहाँ ओवरी से तो निकलेंगे, लेकिन ये फिर आगे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। तो ये तरीके भी हैं, सर्जिकल मेथड्स भी हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो देखिए ये लंबे समय तक सुरक्षित होते हैं तरीके। और यहाँ पे आपके क्या होते हैं, कुछ इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं अगर अच्छी तरीके से सर्जरी ना हो तो। और अब यहाँ पे देखिए जो आपके अनचाहे गर्भ के एक सर्जिकल तरीका भी है। अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज होते हैं उनके लिए यहाँ पे सर्जिकल मेथड्स भी है, जिसको क्या करते हैं, यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन भी किया जाता है उनका। तो यहाँ पे होता क्या है, इसका काफ़ी दुरुपयोग भी हुआ है, काफ़ी मिसयूज़ भी हुआ है इसका, कि सेलेक्टिव एक जो चाइल्ड का सेक्स है, मतलब जो यहाँ पे अगर फीमेल्स होती हैं यानी बच्चियाँ होती हैं, तो उनको यहाँ पे क्या होता है, उनका गर्भपात करा दिया जाता है। तो ये यहाँ पे काफ़ी इसका मिसयूज़ भी हुआ है। जो आपके सर्जिकल मेथड हैं जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को, तो इसके लिए फिर सरकार ने बहुत तरीके के एक्ट भी बनाए हैं। एमटीपी एक्ट भी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, इसके बहुत सारे एक्ट भी हैं। और इसमें काफ़ी सज़ा भी है अगर इसका मिसयूज़ हो तो। तो दोस्तों ये चैप्टर अब यहाँ पे एंड हो चुका है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।